मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ड्यूरेबल कैनल। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा ब्रीडिंग के अंदर आउट क्रॉस ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग और इन लाइन ब्रीडिंग में क्या फ़र्क होता है, क्या अच्छा है और कैसे यूज़ किया जाता है। ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, मैं इसकी जस्ट आउटलाइन बताऊँगा ताकि जो ब्रीडर्स नए हैं जो इस टेक्निक को यूज़ करना चाहते ताकि उन्हें पता चल सके कि वो उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या चीज़ें वो एक्सपीरियंस के साथ यूज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ों को वो टच नहीं करना चाहिए। ओनर्स के लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि उनको भी एक नॉलेज हो सके कि जिस तरह के पपीज़ उनके पास आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, किस तरह से वो प्रोड्यूस किए गए। देखिए, सारी चीज़ें ओनर्स को पता होना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ओनर्स के पास में एक लिमिटेड नॉलेज होती है। वो लिमिटेड नॉलेज के साथ में कभी कभी वो इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पपी खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे पास में अक्सर कॉल आते हैं और वो मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आपके पपीज़ जो हैं क्या वो किस तरह की ब्रीडिंग के हैं, आउटलाइन है, लाइन ब्रीडिंग है या इन ब्रीडिंग के पपीज़ हैं। देखिए, एज ए ब्रीडर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ब्रीडर्स की जो सोच होती है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की होती है। एक ब्रीडर जो बिल्कुल नया है बिजनेस के अंदर, उसकी जो अप्रोच होती है वो इस तरह की होती है जैसे आउट ब्रीडिंग क्यों? उसका सबसे पहला जो मकसद होता है वो होता है पपीज़ को प्रोड्यूस करना, अच्छे प्रोड्यूस करना। वो दो अलग अलग रिलेटिव्स डॉग के, अलग अलग लाइन के डॉग्स को यूज़ करता है और वो पपी प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब वो पपी प्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर वो देखता है कि जैसे पेरेंट्स थे पपी वैसे नहीं आए और सारे पपी एक जैसे नहीं आए। सारे पपीज़ एक जैसे नहीं आने का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने 5 पपी आपके पेयर से आए और पपीज़ में से 2 पपी अच्छे थे, 1 पपी आउटस्टैंडिंग था और 2 पपी बहुत ही नॉर्मल रेंज के थे। अब दिक्कत क्या आती है? जब ब्रीडर अपनी लाइन को बहुत अच्छी लाइन कहता है, जो अक्सर सब ब्रीडर्स कहते हैं, तो जो वो पपीज़ देते हैं लोगों को उनका एक सर्टेन प्राइस रेंज होता है। उस प्राइस रेंज के अंदर उन्होंने पपीज़ दे दिए। फॉर एग्जांपल, उन्होंने सेल किया कि सर मेरे ये जो पपीज़ हैं ये गुड पपीज़ हैं, मतलब मीडियम क्वालिटी पपीज़ हैं। हमने पपीज़ देने के बाद में एक सर्टेन प्राइस कोट किया। अब क्या होता है कि उसमें से एक पपी आउटस्टैंडिंग निकलता है। आउटस्टैंडिंग मतलब दैट इज ए शो क्वालिटी पपी, एक लेवल ऊपर का, और बाकी 2 पपीज़ प्रोड्यूस हुए वो मेन क्वालिटी से नीचे की क्वालिटी पे प्रोड्यूस हुए। तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जिसके पास में पपी पहुंचता है अच्छी क्वालिटी का, वो आपको कभी भी बाद में आके पे नहीं करने वाला कि सर आपने तो मुझे गुड क्वालिटी में सेल किया था, अभी मेरे पास में शो क्वालिटी पपी आ गया, आपने तो सिर्फ मुझसे 50,000 लिए थे, लेकिन अभी तो ये पपी 1 लाख रुपीज़ का है, तो आप एक काम करो रिमेनिंग अमाउंट ले लो मुझसे। ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि अगर आपने इन्फीरियर क्वालिटी पपीज़ किसी को दे दिया और जब उसके पास पहुंचने के बाद वो क्वालिटी नहीं मिलती, तो वो आपसे कंप्लेन जरूर करता है कि सर ये जो पपीज़ आपने दिए हैं ये पपीज़ आपके इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, आपने मुझे चीट किया है। तो ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद उन सारे ब्रीडर्स के लिए है जिनको पता नहीं होता कि वो क्या करें ऐसे केस में, और उन ओनर्स के लिए भी मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ जिनको पता ही नहीं था कि आखिर सब कुछ सही देखने के बाद में उन्होंने जो पपी लिया वो इन्फीरियर क्वालिटी का क्यों निकला या बिल्कुल आउटस्टैंडिंग क्वालिटी का कैसे निकल गया। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जब हम 2 डॉग की ब्रीडिंग करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ब्रीडिंग की बात होती है तो बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, मदर और फादर के। और मदर और फादर के अंदर बीइंग ए वेरी गुड पेरेंट्स, बहुत अच्छी हेल्थ, बहुत अच्छी क्वालिटी के बावजूद भी उनके अंदर बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो उनकी बॉडी में दिखते ही नहीं है। उनको रिसेसिव जीन्स कहा जाता है या छुपे हुए जीन्स कहा जाता है, जो बैकग्राउंड में रहते हैं, जो फिजिकली शो नहीं होते। ऐसे जीन्स आगे चल के बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपने 2 पेरेंट्स लिए जो बिल्कुल अलग लाइन के थे तो उन्हें हम आउटलाइन ब्रीडिंग कहते हैं, बिल्कुल अलग लाइन की। अगर 2 हमने पेरेंट्स लिए जो आपस में खानदानी एक दूसरे से मिले, मतलब रिलेटिव हैं, जैसे अगर फादर को हमने 3rd जनरेशन के पपीज़ के साथ मेट कराया, मदर को 3rd या 4th जनरेशन के साथ मेट कराया, या आपने आपस में कजिन्स को मेट कराया, इस तरह की ब्रीडिंग को हम लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब लाइन सेम है लेकिन क्लोज रिलेटिव नहीं है वो।
तीसरी ब्रीडिंग जो होती है वो होती है इन लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग कहते हैं। ये बहुत क्लोज रिलेटिव्स के बीच में होती है, जैसे फादर विद डॉटर, बाप और बेटी, मदर विद सन, माँ और बेटा, या दोनों बहन भाई, इस तरह की ब्रीडिंग। और इन तीनों में फ़र्क क्या है, इन तीनों के फ़ायदे क्या हैं, क्यों लोग इसे ट्राई करते हैं, ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन लोगों को ट्राई करना चाहिए, मैं इसकी एक आउटलाइन बता देता हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में नहीं पड़ना चाहते, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पड़ना चाहते, उन लोगों को आउटब्रीडिंग करनी चाहिए। आउटब्रीडिंग का मतलब है दो पेरेंट्स देखे, दोनों की अच्छी क्वालिटी थी, आपने मीटिंग की, आपके पपीज़ आए, जिसके अंदर से कुछ 25, 20 या 10% पपीज़ अच्छे नहीं आए, 10 पपीज़ 15% पपीज़ आपके अच्छे आए, और बाकी जो पपीज़ थे वो पेरेंट्स की क्वालिटी के बीच में आए। मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ। देखिए, पेरेंट्स दोनों एक ही क्वालिटी के हों ज़रूरी नहीं होता। फादर जो होता है हमेशा अच्छी क्वालिटी का चूज़ करते हैं, हर सभी जानते हैं, हम शो विनर्स या इम्पोर्ट डॉग्स को यूज़ करते हैं। अगर हम क्वालिटी को 10 के पैमाने पर रखें और फादर 8 नंबर पे है और मदर 5 नंबर पे है, तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस हुआ वो 3 का हुआ। तो जो पपीज़ आते हैं वो 5, 6, 7, 8 क्वालिटी में, पूरी क्वालिटी में आ सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है रिसेसिव जीन्स की। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो रिसेसिव होते हैं, मदर फादर के बैकग्राउंड में होते हैं, उनके 4 फादर्स से होते हैं। वो अगर अपना मतलब प्रोजेक्शन करते हैं या वो दिखाते हैं अगली जनरेशन्स में, जो अक्सर होता भी है, तो पपीज़, कुछ पपीज़ 5 ना आकर 4 क्वालिटी या 3 क्वालिटी के भी आते हैं, और कुछ पपीज़ 8 क्वालिटी से ऊपर भी बढ़ जाते हैं, लाइक 9 क्वालिटी के आ जाते हैं। इस तरह की जो पपीज़ की जो क्वालिटी होती है वो अक्सर देखी जाती है, आउट क्रॉस में देखी जाती है। लेकिन ब्रीडर्स जो होते हैं वो सारे पपीज़ एक ही क्वालिटी के बोल के सेल करते हैं, जो उनके फादर की क्वालिटी है, तो बिल्कुल गलत है। हमेशा क्वालिटी अगर आप सेल करें तो हमेशा जो लोअर क्वालिटी का जो पेरेंट है उसकी क्वालिटी पे सेल करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिफाई कर सकें पपीज़ के बारे में। अब दूसरी चीज़, अगर हम इस चीज़ को हम कम करना चाहते हैं, अगर हम इस चीज़ को और भी जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस ब्रीडर्स होते हैं वो लाइन ब्रीडिंग यूज़ करते हैं। क्लोज रिलेटिव्स के बीच में ब्रीडिंग करना, ये क्यों अच्छा होता है? देखिए, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के अंदर कुछ परसेंटेज जो क्वालिटी होती है वो कॉमन होती है। तो जब आपस में उनके पपीज़ आते हैं तो वो क्वालिटी आपस में कॉमन होने की वजह से हम उस क्वालिटी को अगले पपीज़ में देख सकते हैं। ये ब्रीडिंग सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है एक्सपीरियंस ब्रीडर्स के अंदर, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां भी होती है। कमियां क्या होती है? सेम चीज़, रिसेसिव जीन्स। रिसेसिव जीन्स जो दोनों पेरेंट्स के अंदर शो नहीं हो पाया, वो आगे चल के डोमिनेटिंग हो सकता है। जब 2 रिसेसिव जीन्स मिलते हैं तो वो आगे चल के अपने चीज़ को दिखाते हैं। अगर वो रिसेसिव जीन्स बहुत ही लीथल है, डेंजरस है, तो वो आगे चल के आपकी ब्रीडिंग को बर्बाद कर सकता है। कुछ ऐसी कमियां होती हैं डॉग के अंदर जो दिखती नहीं है, लेकिन आगे चल के अगर लाइन में प्रोमिनेंट हो जाए तो आपकी पूरी लाइन खराब हो सकती है। तो ये जो काम है ब्रीडिंग का, ये बहुत ही एक्सपीरियंस ब्रीडर्स करते हैं, और एक बार करने के बाद वो आगे चल के इसके कंक्लूजन्स निकालते हैं और उसके बाद में फिर फर्दर ब्रीडिंग करते हैं। 2 पेरेंट्स अगर हमने लाइन ब्रीडिंग किए और उनके ऑफस्प्रिंग आए, उनको कम से कम 2 से 4, 5 साल तक देखा जाता है, उसके बाद में कंक्लूजन निकाला जाता है, उसके बाद में देखा जाता है कि ये लाइन कितनी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, या आगे चल के ये हमारे लिए खराब होने वाली है। तो ये खेल 1 साल, 2 साल, 5 साल का नहीं है, ये है 10 साल, 15 साल, 20 साल का। तीसरी ब्रीडिंग होती है इन लाइन ब्रीडिंग। बहुत क्लोज पेरेंट्स के अंदर मेटिंग की जाती है, लाइक फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, इस तरह की ब्रीडिंग, या तो आपस में बहन भाई की ब्रीडिंग। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कमियां क्या होती है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा कमी ये होती है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बहुत ही क्लोजली रिलेटिव होता है, तो जो क्वालिटी कह लीजिए अगर दोनों पेरेंट्स में है तो आगे जाके और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा एक आउटस्टैंडिंग ग्रेट डेन प्रोड्यूस करना चाहता है जिसकी हाइट बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं दुनिया को इसी तरह के और भी डॉग दिखा सकूं ताकि मेरा एक नाम हो सके, मेरी एक लाइन बन सके। तो वो इन लाइन ब्रीडिंग की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको
अगर उसका मेल बहुत आउटस्टैंडिंग हाइट का है तो उसको फीमेल हो सकता है उस हाइट की मिले ही ना, तो वो क्या करेगा, उसी के ऑफस्प्रिंग में से किसी को यूज करने की कोशिश करेगा ताकि उसको उतनी हाइट, वो क्वालिटी या वो कलर मिल सके। और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा खराब होता है। ये इस तरह से होता है कि दो धारी तलवार आपको भी काट सकती है और सामने वाले को भी। तो इसीलिए जो क्लोज लाइन ब्रीडिंग होती है, जो इन लाइन ब्रीडिंग होती है, वो सभी लोग यूज ना करें और करना नहीं चाहिए। लोग करते हैं सिर्फ एक शॉर्ट टाइम अपने फायदे के लिए। हमारी जो संस्कृति है वो भी इस तरह की ब्रीडिंग को इनकरेज नहीं करती, क्योंकि हमारे फोर फादर्स को पता था कि इतनी क्लोज लाइन ब्रीडिंग से आगे चल के बहुत दिक्कतें होती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो होती है पपी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। डॉग्स के अंदर इस तरह की क्लोज लाइन ब्रीडिंग से आगे चल के पपी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। पपीज का सर्वाइविंग रेट बहुत कम हो जाता है। आगे चल के ऐसी जनरेशंस जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती और अक्सर किसी न किसी वजह से फेल हो जाती है। तो मैं आपको अपनी अगर राय दूं तो इन लाइन ब्रीडिंग ना करें। लाइन ब्रीडिंग वही लोग करें जिनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और जो अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंस को झेलने को तैयार हैं। और आउटलाइन ब्रीडिंग तो सभी करते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं जो मैं आपको बता दूं। अगर आपकी फीमेल के अंदर सब कुछ ठीक है और अगर आप किसी दूसरे लाइन के मेल से मेट करते हैं तो हो सकता है आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ नेगेटिव ट्रेल्स आ जाएं जो उस डॉग के अंदर छुपे हुए थे। तो मतलब आउटलाइन ब्रीडिंग भी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होती। आपको उसकी भी कई जनरेशंस चेक करनी चाहिए और तभी ब्रीडिंग करनी चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर आजकल और वर्ल्ड के अंदर आजकल जो एक जल्दी है, एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में फेम लेना है और इस तरह की चीज़ें हैं, ये इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते। लोग बहुत शॉर्ट टाइम में, मैंने अक्सर देखा है, 1 या 2 शो के अंदर लोग जीतने के बाद में अपने आप को ना उस ब्रीड का किंग, उस ब्रीड का राजा, उस ब्रीड के अंदर अपने आप को 30 बार खां कहने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रीडिंग बच्चों का खेल नहीं है। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं, जो 20, 25, 30 साल से ब्रीडिंग कर रहे हैं उनको भी बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ब्रीडिंग की है, उन्होंने नॉलेजेबल ब्रीडिंग नहीं की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अच्छी फीमेल को किसी इंपोर्ट के साथ मेट कराया और पपी प्रोड्यूस किए और बच्चे बांट दिए, उनको अच्छे पैसे मिले, उनका काम वहां खत्म हो गया। उन्होंने कभी अपनी लाइन बनाने की सोची ही नहीं। मैं उन सब ब्रीडर को बताना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि मेरे दोनों पेरेंट्स इंपोर्ट हैं और ये मेरी लाइन है। ये आपकी सबसे गलत बात है, क्योंकि इसमें आपका कंट्रीब्यूशन जीरो है। किस तरह से जीरो है? क्योंकि दोनों जो पेरेंट्स हैं वो किसी और ने प्रोड्यूस किए थे जिनके अंदर आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और खासकर जो इनवेल्व फीमेल्स आती हैं उनके अंदर तो सिर्फ आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, आप ब्रीडिंग का काम कर ही नहीं रहे। बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, बहुत से लोग कहेंगे, अक्सर गालियां भी देते हैं बहुत सारे लोग कि बहुत ज़्यादा अपने आप को 30 मार खां समझता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ये समझता है वो समझता है, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्रीडर हैं, आप रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर हैं, तो अगर आप ब्रीडिंग करते हैं तो आप 3rd जनरेशन में जाके कह सकते हैं कि हाँ ये पपी मैंने प्रोड्यूस किया है, इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो मेरी लाइन की है, मेरी 3rd जनरेशन की ब्रीडिंग है। पहली जनरेशन में अगर आपकी फीमेल अपनी है और मेल आप दूसरे का यूज़ कर रहे हो तो 50% से ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। और अगर वो फीमेल भी आपने अब पहले से किसी दूसरे मेल से प्रोड्यूस करवाई थी तो उसके अंदर तो आपका कंट्रीब्यूशन और भी कम हो जाता है। इसीलिए ब्रीडिंग जो है एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इस फील्ड में एक्सपर्ट समझते हैं लेकिन नॉलेज नहीं है और गलत नॉलेज बांटते हैं। आप चाहे आउटलाइन ब्रीडिंग कीजिए, लाइन ब्रीडिंग कीजिए, इन लाइन ब्रीडिंग कीजिए, आपको उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स पता होने चाहिए और आपको पता होने चाहिए कि आप किस चीज़ से खेल रहे हैं। अगर आपको सेफ गेम खेलना है तो आउटलाइन ब्रीडिंग कीजिए जिसके अंदर अपनी कुछ कमियां हैं। लाइन ब्रीडिंग एक और स्ट्रीम है जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और इन लाइन ब्रीडिंग एक ऐसा चीज़ है जैसे हाथ जलाने वाली बात है, ये वही लोग कर सकते हैं जो मैजिशियंस कहते हैं जिन्हें,
जो हज़ारों में लाखों में एक आदमी होता है, और इसमें अक्सर हाथ जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं हाथ? के कुछ ऐसे ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होते हैं जो बिल्कुल भी उस ब्रीड के लिए अच्छे नहीं होते। ऐसे पपीज़ को आप कहाँ सेटल करेंगे? या आप उन्हें मार देंगे या आप उन्हें किसी ऐसे घर में देंगे जो उनको केयर कर सके, क्योंकि उनमें बड़े बड़े डिफेक्ट्स आते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सेंसिबली ब्रीडिंग करिए, और आप अपने जो भी ब्रीडिंग कर रहे हैं उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप जानिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आएगा तो मैं इसके अंदर डीप में बताऊंगा कि इनलाइन ब्रीडिंग किस तरह से की जाती है, लाइन ब्रीडिंग किस तरह से की जाती है, और भी कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, और कैसे इंटरनेशनल लोग जो अच्छे ब्रीडर्स हैं वो किस तरह से इन लोगों को परफेक्टली यूज़ करते हैं। जो आप डॉग्स देखते हैं वो डॉग किस तरह से आए हैं, वो डॉगों के बैकग्राउंड क्या है वो आपको पता ही नहीं होता। एक आई वॉश होता है, एक तरीके से एक पिक्चर को दिखा के ना आपको ना मेस्मराइज किया जाता है कि वाह क्या डॉग है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो लाइन ब्रीडिंग से प्रोड्यूस डॉग है, इनलाइन ब्रीडिंग से प्रोड्यूस डॉग है। बहुत क्लोजली पेरेंट्स आपस में मेट करके वो प्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि जो इनलाइन ब्रीडिंग डॉग्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और अपने पेरेंट्स के 70, 80, 90% रेप्लिका होते हैं। लेकिन आगे चल के उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे डॉग्स शो के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन आगे चल के क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करते। इसीलिए कोई भी आपका डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक ही आदमी को बहुत लंबे कॉल पे उनको एक्सप्लेन कर सकूं। हाँ, अगर आप बहुत जेन्युइन हैं, अगर आपके पास टाइम है और मेरे पास उस टाइम रहा तो मैं आपसे फ़ोन पे बात कर सकता हूँ, खासकर हॉलीडेज़ के अंदर। बाकी टाइम के अंदर मुझे अपना जॉब देखना पड़ता है, अपना घर देखना पड़ता है, मेरे अपने पेट्स हैं, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिनके पास नॉलेज है तो कृपया करके नॉलेज को यूज़ करिए। आप नेगेटिव चीज़ में अपनी एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके ऐसे पपीज़ प्रोड्यूस कीजिए ताकि वो आपके लिए और सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, क्वालिटी के इम्प्रूव कर सकें। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी नॉलेज मिल सके। मैं अपने इस चैनल के अंदर बहुत सारी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ, उनकी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करता हूँ, और खासकर बुल मैस्टिफ ब्रीड के बारे में डिस्कस करता हूँ जो मैं ब्रीड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।